मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब तरल यांत्रिकी वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि पूरी मैकेनिक्स में हमने ठोस वस्तुओं की स्टडी की थी। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में हमने मेनली गैसेस की स्टडी की थी। और वैसे ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स का चैप्टर है उसमें हम मेनली द्रव की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि फ्लूइड या तरल क्या होता है, वो देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि 9-10 के छोटे बच्चों की लैंग्वेज में तो हम ये बोल सकते हैं कि फ्लूइड या तरल वो पदार्थ होते हैं जो बह सकते हैं और जिनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, उनको फ्लूइड बोलते हैं। जैसे कि पानी है, वो भी बह सकता है और पानी का भी कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इसको जिस पात्र में भर देते हैं उस पात्र का आकार पानी ले लेता है ना। पानी भी तरल है। और वैसे ही जो गैसेस होती हैं वो भी बह सकती हैं और गैसेस का भी कोई निश्चित आकार नहीं होता, तो वो भी तरल होती हैं। तो फ्लूइड की सिंपल डेफिनेशन 9-10 में सुनी होगी कि पानी, हवा, है ना, ऐसे पदार्थ जो बह सकते हैं जिनका कोई निश्चित आकार नहीं होता, उनको तरल या फ्लूइड बोलते हैं। तो ये तो फ्लूइड की सिंपल डेफिनेशन है जो 9-10 के छोटे बच्चे बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि फ्लूइड की एक इंजीनियरिंग डेफिनेशन भी होती है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखी है ना। तो ध्यान रखना है ना। ध्यान रखना कि फ्लूइड को, है ना, फ्लूइड की इंजीनियरिंग डेफिनेशन ये होती है कि फ्लूइड वो पदार्थ होते हैं जो शियर फोर्स या स्पर्श की बल को लगातार सहन नहीं कर सकते। ये शियर फोर्स के बारे में मैंने न्यूटन्स लॉ में बताया था, है ना। बताया था कि शियर फोर्स को टेंजेंशियल फोर्स भी बोलते हैं, हिंदी में स्पर्श की बल बोलते हैं। ठीक है, मैंने न्यूटन्स लॉ में शियर फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। तो मैंने बताया था कि खींचने वाला जो बल होता है उसको तनाव बल, धक्का देने वाला बल होता है उसको दबाव बल, लेकिन ऐसा मोड़ने वाला जो बल होता है उसको शियर फोर्स बोलते हैं, जिसको हिंदी में स्पर्शेकी बल बोलते हैं। लेकिन इतनी ज्यादा हिंदी बोलने की जरूरत नहीं है ना। तो ध्यान रखना, फ्लूइड की इंजीनियरिंग डेफिनेशन ये होती है कि फ्लूइड वो पदार्थ होते हैं जो स्पर्शेकी बल मतलब शियर फोर्स को लगातार सहन नहीं कर सकते। तो ये डेफिनेशन कई लोगों को सुनने में खतरनाक लगती है। तो इसको हम एक बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ। ये बच्चों, इस चीज को समझने के लिए एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कोई पात्र है, कोई बीकर है और उसकी ऊर्ध्वाधर दीवार से के साथ हमने कोई लोहे का ब्लॉक मतलब कोई ठोस ब्लॉक को हमने जोड़ दिया है, मतलब वेल्ड कर दिया है। तो बताओ, इस ठोस ब्लॉक पर भी गुरुत्वीय बल mg लगेगा और तुम खुद बताओ इस बार जो गुरुत्वीय बल है उस ब्लॉक को मोड़ने का काम करेगा, मतलब शियर फोर्स उत्पन्न करेगा ना। लेकिन ध्यान रखना कि इस बार जो वस्तु है वो ठोस है और हमको पता है कि जो ठोस होते हैं दृढ़ होते हैं, मतलब मजबूत होते हैं। मतलब ये तो मोड़ने वाले बल है, शियर फोर्स को सहन कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना, इस बार भी ब्लॉक पर मोड़ने वाला बल मतलब शियर फोर्स तो लगेगा, लेकिन जो ब्लॉक है वो ठोस है, जो दृढ़ या मजबूत होता है, मतलब ये शियर फोर्स को सहन कर सकता है। इससे शियर फोर्स के बावजूद भी जो ठोस ब्लॉक है वो बिल्कुल सीधा के सीधा ही रहेगा। लेकिन चलो, इसी के कंपटीशन में अगला केस ले रहा हूँ। तो चलो, इस बार वही पात्र है और उसकी ऊर्ध्वाधर दीवार के साथ हमने कोई ठोस ब्लॉक जोड़ा था। वैसे इस बार मान लेते हैं कि ऊर्ध्वाधर दीवार के साथ हम पानी का टुकड़ा लगा देते हैं। सुनने में नॉनसेंस लगता है, लेकिन फिर भी देख लेना है ना। जैसे ठोस ब्लॉक लगाया था, वैसे इस बार मान लेते हैं पानी का टुकड़ा लगा देते हैं ना। तो बताओ, पानी पर भी गुरुत्वीय बल mg लगेगा और जैसे इसमें था वैसे इसमें भी जो mg है वो पानी को मोड़ने का काम करेगा। लेकिन ध्यान रखना, इस बार, है ना, इस बार कोई लोहे का ब्लॉक नहीं है, पानी है ना। मतलब इस बार कोई ठोस ब्लॉक नहीं है बल्कि द्रव है, और हमको पता है कि जो द्रव होता है वो मजबूत या रिजिड नहीं होता है। तो ये जो पानी है या जो द्रव है वो इस मोड़ने वाले बल या शियर फोर्स को सहन नहीं कर पाएगा, बल्कि गुरुत्वीय बल mg के कारण गिर करके बिल्कुल नीचे आ जाएगा। तो इसे हम पक्का बोल सकते हैं, है ना, बिल्कुल पक्का बोल सकते हैं कि जो ठोस होते हैं वो मजबूत है, रिजिड होते हैं। मतलब वो तो मोड़ने वाले बल है, शियर फोर्स को सहन कर सकते हैं। लेकिन पानी या जो द्रव होते हैं, जो फ्लूइड होते हैं, वो मजबूत या रिजिड नहीं होते हैं। तो वो इस मोड़ने वाले बल या शियर फोर्स को सहन नहीं कर सकते हैं। इससे पानी ऐसा सीधा नहीं रह पाएगा बल्कि गिर करके नीचे चला जाएगा, है ना। बस इससे हम पक्का बोल सकते हैं ना, इससे हम पक्का बोल सकते हैं कि फ्लूइड या तरल वो पदार्थ होते हैं जो मोड़ने वाले फोर्स या शियर फोर्स को लगातार सहन नहीं कर सकते। तो इस डेफिनेशन को इस प्रैक्टिकल एग्जांपल से इजीली समझ सकते हैं। और ध्यान रखना,
हमारे अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तुम देखोगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो फ्लूइड के जितने भी राज हैं, जितने भी कंसेप्ट हैं, उसको उसी डेफिनेशन के आधार पर ही हम देखते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब एक बार देखते हैं कि फ्लूइड है ना, फ्लूइड कितने तरह के होते हैं वो देखते हैं। ये तो हमको अच्छे पता है कि जो भी लिक्विड या जो द्रव होते हैं वो भी बह सकते हैं और उनका भी कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इससे लिक्विड या द्रव भी फ्लूइड के अंदर आते हैं और वैसे ही जो गैसेस होती हैं वो भी बह सकती हैं और उनका भी कोई निश्चित आकार नहीं होता है, इसलिए गैसेस भी फ्लूइड में आती है। ये तो अच्छे ध्यान था कि वैसे तो द्रव भी एक टाइप का फ्लूइड होता है और गैसेस भी एक टाइप का फ्लूइड होता है। वैसे तो द्रव और गैस दोनों फ्लूइड होते हैं, लेकिन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। ये तो हमको अच्छे पता है कि जो द्रव है उसको इजीली दबा भी नहीं सकते और इजीली प्रसारित भी नहीं कर सकते हैं। मतलब जो द्रव होता है वो लगभग असंपीड्य होता है, मतलब उसका आयतन लगभग कांस्टेंट रहता है, तो द्रव का घनत्व भी लगभग कांस्टेंट रहता है। तुमको बताओ कि पानी को दबा करके उसका आयतन आधा भी नहीं कर सकते आसानी से और प्रसारित करके आयतन डबल भी नहीं कर सकते ना। तो जो भी द्रव होते हैं उनका आयतन लगभग कांस्टेंट होता है, तो घनत्व भी लगभग कांस्टेंट होता है ना। लेकिन अब गैसेस की बात करते हैं तो हमको अच्छे पता है कि जो गैसेस होती हैं असंपीडित तो इनकम्प्रेसिबल नहीं होती है बल्कि कंप्रेसिबल होती है। मतलब गैसेस को दबा करके उसका आयतन आधा भी कर सकते हैं और प्रसारित करके उसका आयतन 10 गुना भी कर सकते हैं। तो हमको अच्छे पता है कि गैस का आयतन इजीली चेंज किया जा सकता है, तो गैस का घनत्व भी इजीली चेंज किया जा सकता है। ये तो अच्छे ध्यान था कि वैसे तो द्रव भी फ्लूइड के अंदर ही आते हैं और गैस भी एक टाइप का फ्लूइड होता है, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि द्रव का कम से कम घनत्व तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन गैसेस का तो घनत्व भी चेंज हो सकता है। तो तुम बताओ इन दोनों में द्रव को स्टडी करना इजी है ना। तुम बताओ कि द्रव का कम से कम घनत्व तो कांस्टेंट रहता है, गैसों का तो घनत्व भी कांस्टेंट नहीं रहता है। तो ध्यान रखना कि द्रव का कम से कम घनत्व कांस्टेंट रहता है, इससे द्रव को स्टडी करना इजी है। इससे तुम है ना, इससे तुम मान के चलना कि इस चैप्टर में फ्लूइड को स्टडी करेंगे और फ्लूइड में भी मेनली द्रव या लिक्विड की स्टडी करेंगे। बाकी गैसेस की जो स्टडी है वो हमने थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में कर ली है। मैं तो बोलूंगा नहीं कि इस चैप्टर में फ्लूइड और फ्लूइड में भी हम मेनली द्रव की ही स्टडी करेंगे। अब देखो द्रव में इम्पोर्टेंट, द्रव तो क्या हर पदार्थ में एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है घनत्व, जिसको रो से प्रदर्शित करते हैं। और ये तो 9-10 में भी तुमने सुना होगा कि एकांक आयतन में जो द्रव्यमान होता है उसको घनत्व बोलते हैं। तो घनत्व को सिंपल शब्दों में द्रव्यमान प्रति आयतन या मैथमेटिकली इसको वस्तु का द्रव्यमान अपन वस्तु का आयतन लिख सकते हैं, है ना। ये तुमको पता होगा। अब घनत्व के कुछ डेटास भी याद रखना है। एक तो पानी का घनत्व, फिर तुम सभी को पता होगा कि पानी का घनत्व लगभग 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, जिसको दूसरी यूनिट पे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 ग्राम पर सीसी बोलते हैं। और इसमें बर्फ का भी घनत्व याद रखना है। तो पानी का घनत्व तो 1000, लेकिन बर्फ का घनत्व 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। इसको सीजीएस में कन्वर्ट करें तो 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो देखो अब इस चैप्टर में है ना, इस चैप्टर में एक और टर्म यूज होती है आपेक्षिक घनत्व, जिसको इंग्लिश में रिलेटिव डेंसिटी या कई बार स्पेसिफिक ग्रेविटी बोला जाता है। इसको एक्स से प्रदर्शित करते हैं, है ना। अरे हम पहले ही बता चुका है ना इलेक्ट्रो सॉरी है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने बताया था कि किसी भी पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व की तुलना में जितना गुना होता है उसको उस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। है तो ध्यान रखना कि किसी पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व की तुलना में जितना गुना होता है उसको उस पदार्थ का अपेक्षित घनत्व मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। जैसे कि है ना, जैसे कि लोहे का घनत्व जैसे मान लेते हैं पानी का 4 गुना है ना। लोहे का घनत्व पानी का 4 गुना है, तो लोहे की अपेक्षित घनत्व कितना होगा, 4 होगा, है ना। ऐसे ही मरकरी का घनत्व पानी की तुलना में लगभग 13.6 गुना है, तो मरकरी का अपेक्षित घनत्व 13.6। और ऐसे ही बर्फ का घनत्व पानी की तुलना में लगभग 0.9 गुना है, इसलिए बर्फ की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 होगी। बस स्पेसिफिक ग्रेविटी अपेक्षित घनत्व क्या होता है, किसी पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व की तुलना में जितना गुना होता है उसको अपेक्षित घनत्व x बोलते हैं। तो उसको मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं, उस पदार्थ का घनत्व अपन पानी का घनत्व, है ना। तुम उल्टा भी कर सकते हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी हो तो उससे
उस पदार्थ का घनत्व भी निकाल सकते हैं ना। जो एक बताओ, कोई वस्तु जैसे कॉपर ही है या गोल्ड ही है ना, तो चलो हमको दे रखा है कि गोल्ड की स्पेसिफिक ग्रेविटी 8 दे रखी है। तुरंत समझ जाना कि स्पेसिफिक ग्रेविटी 8 है, मतलब पानी की तुलना में उसका घनत्व 8 गुना है। तो बताओ, पानी का घनत्व 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो इस गोल्ड का घनत्व 1000 इंटू 8 होगा, है ना। ऐसे ही आइस की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 दे रखी है, तो इसका मतलब है कि आइस है, बर्फ का घनत्व पानी की तुलना में 0.9 गुना होगा। पानी का 1000, तो बर्फ का 1000 इंटू 0.9 मतलब 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये चिरकुट चीजें तुम इजीली कर सकते हो। देखो, जो फ्लूइड में जो छोटी मोटी चीजें थी वो देख ली। अब हम फ्लूइड के मेन पार्ट पे आते हैं। तो अब हम फ्लूइड की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फ्लूइड प्रेशर इसको पढ़ते हैं, जिसको इंजीनियरिंग लैंग्वेज में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं, या सिंपल शब्दों में तरल दाब बोलते हैं कई बार तो, और सिंपल शब्दों में इसको केवल दाब या प्रेशर ही बोलते हैं। तो ये देखते हैं कि द्रव द्वारा लगाया गया दाब क्या होता है, वो देखते हैं। मतलब मेनली हमको देखना है कि द्रव द्वारा लगाया गया बल ठोस द्वारा लगाए गए बल से किस टाइप से डिफरेंट होता है, वो देखते हैं, है ना। तो चलो उसको समझने के लिए एक बहुत प्रैक्टिकल केस देते हैं। तो चलो मान लेते हैं इस बार कोई पात्र है, और पहले केस में मान लेते हैं कि इस पात्र के अंदर हमने कोई लोहे का ब्लॉक रखा है, मतलब कोई ठोस ब्लॉक रखा है। तो हमको अच्छे पता है कि बताए जो ठोस ब्लॉक है उस पर भी इसका भार या गुरुत्व बल mg लगेगा। लेकिन ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना कि इस बार जो ब्लॉक है वो ठोस है, और जो ठोस होते हैं वो मजबूत या रिजिड होते हैं, मत तो उनमें ऐसी पसरने की टेंडेंसी नहीं होती है ना। इससे ज्यादा अच्छा शब्द मुझे नहीं मिला। तो ये ध्यान रखना कि लोहे का ब्लॉक है मतलब ठोस ब्लॉक है ना, इस पर भी गुरुत्व बल mg तो लगेगा, लेकिन पता है कि जो ब्लॉक है वो ठोस से जो मजबूत है रिजिड होता है, उसमें ऐसी पसरने की टेंडेंसी नहीं होती है। इससे बताओ सारा का सारा गुरुत्व बल mg बॉटम पर ही ट्रांसमिट होगा। इससे जो ठोस ब्लॉक है वो तो केवल बॉटम को ही दबाएगा mg बल से, बाकी साइड वाली दीवारों को बिल्कुल धक्का नहीं देगा। लेकिन चलो अब उसके कंपटीशन में अगला केस देते हैं ना। तो इस बार मान लेते हैं कि वही पात्र है, बच्चों वही केस दे रहा हूँ कि इस बार मान लेते हैं पात्र है, लेकिन इस बार इस पात्र के अंदर कोई लोहे का ठोस ब्लॉक नहीं रखा है, बल्कि उसकी जगह इस बार इस पात्र में हमने कोई द्रव भर दिया है, जैसे कि पानी भर दिया है। जैसे उधर ठोस ब्लॉक था ना, वैसे इस बार पात्र के अंदर हमने कोई द्रव भर दिया है, मतलब पानी भर दिया है। तो तुमने प्रैक्टिकली है ना, कि तुमने प्रैक्टिकली देखा होगा कि बताओ, जो ठोस ब्लॉक है वो तो केवल बॉटम को ही धक्का देता है, लेकिन तुमने प्रैक्टिकली देखा होगा कि जो पानी है वो हर सतह को धक्का देता है। मतलब जो पानी है वो बॉटम सतह को भी धक्का देता है, और साइड वाली दीवारों को भी धक्का देता है। मतलब पानी या द्रव तो अपने संपर्क में आने वाले हर एक सतह को धक्का देता है ना। इस चीज को तुम प्रैक्टिकली भी देख सकते हो। तुम बताओ ना, तुम बताओ कि अगर बॉटम में पंक्चर है ना, मतलब बॉटम में पंक्चर करेंगे तब भी पानी फुहारे के रूप में बाहर निकलेगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो पानी है वो बॉटम सतह को भी धक्का दे रहा था, और वैसे ही साइड वाली दीवारों में पंक्चर करेंगे तो यहाँ भी पानी फुहारे के रूप में बाहर निकलेगा। मतलब पानी साइड वाली दीवारों को भी धक्का देता है, और इनफैक्ट ऊपर वाली सतह है वहां भी पंक्चर करेंगे तब भी पानी फुहारे के रूप में बाहर निकलेगा। मतलब पानी ऊपर वाली सतह को भी धक्का देता है। ये डिफरेंस है यार, ये डिफरेंस है कि जो ठोस होता है, जो ठोस ब्लॉक होता है तो केवल बॉटम सतह को ही धक्का देगा, लेकिन द्रव है जो पानी है वो बॉटम सतह को भी धक्का देगा, साइड वाली दीवार को भी धक्का देगा। मतलब जो द्रव है वो तो अपने संपर्क में आने वाली हर एक सतह को अभिलंब दिशा में धक्का देता है। तो कई लोगों के दिमाग में आता है कि ठोस केवल बॉटम को ही धक्का देता है, जबकि द्रव हर एक सतह को धक्का देता है। तो उसका कारण क्या है वो देखना है। तो उसका कारण भी तुम देख सकते हो, है ना। इस पात्र में पानी भरा है, तुम बताओ कि इस पानी पर भी, है ना, इस पानी इस द्रव पर भी गुरुत्व बल mg तो लगेगा। लेकिन ध्यान रखना कि इस बार जो भरा है वो ठोस नहीं है, द्रव है। और हमको पता है कि द्रव मजबूत या रिजिड नहीं होता, उसमें पसरने की टेंडेंसी होती है, सही है ना। गुरुत्व बल mg तो इस पर भी लगेगा, लेकिन ध्यान रखना कि ठोस नहीं द्रव है, और जो द्रव होते हैं वो मजबूत या रिजिड नहीं होते हैं। तो इस द्रव में ऐसी फैलने की या पसरने की टेंडेंसी होती है। तो द्रव में पसरने की टेंडेंसी है, मतलब द्रव पसरना चाह रहा है, लेकिन दीवारें इसको पसरने नहीं दे रही हैं, तो ये दीवारों को भी धक्का देगा। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल आंसर यही है कि mg तो ठोस पर भी लगेगा, द्रव पर भी लगेगा, लेकिन
ठोस जो होते हैं वो मजबूत या दृढ़ होते हैं, उनमें पसरने की टेंडेंसी नहीं होती है, इसलिए ठोस जो होते हैं वो दीवारों को धक्का नहीं दे पाते हैं। लेकिन द्रव जो होता है वो मजबूत या रिजिड नहीं होता, उसमें फैलने की या पसरने की टेंडेंसी होती है। तो तब द्रव फैलना है, पसरना चाहता है, लेकिन दीवारें उसको पसरने नहीं दे रही है। तो जो द्रव है वो दीवारों को भी धक्का देगा। तो इससे हम बोल सकते हैं ना, इससे हम बोल सकते हैं कि जो इसे हम बोल सकते हैं कि जो फ्लूइड या द्रव है होते हैं वो तो है ना, जो फ्लूइड या जो द्रव होते हैं वो तो बॉटम को भी धक्का देंगे, साइड वाली दीवारों को भी धक्का देगा। मतलब लिक्विड या फ्लूइड तो अपने संपर्क में आने वाली हर एक सतह पर अभिलंब दिशा में धक्का देता है ना, बोल सकते हैं कि जो द्रव होता है वो बॉटम को भी धक्का देता है, साइड वाली दीवारों को भी धक्का देता है। मतलब द्रव या लिक्विड तो अपने संपर्क में आने वाली हर एक सतह पर अभिलंब दिशा में धक्का लगाता है। और ध्यान रखना कि द्रव जो धक्का देने वाला बल लगाता है ना, ध्यान रखना कि द्रव जो धक्का देने वाला बल लगाता है उसको हाइड्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स प्रति क्षेत्रफल को ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। या इसको सिंपल शब्दों में द्रव द्वारा लगाया गया दाब या तरल दाब बोलते हैं। फिर ध्यान रखना कि कई मूर्ख लोग तो है ना, कई मूर्ख लोग तो ये बोलते हैं कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, लेकिन ध्यान रखना है ना, अच्छे ध्यान रखना कि दाब बल बटे क्षेत्रफल नहीं होता है, एक्चुअली दाब द्रव द्वारा लगाया गया बल अपन क्षेत्रफल होता है। याद रखना कि ठोस द्वारा है ना, ठोस द्वारा लगाया गया धक्का देने वाला बल बटे क्षेत्रफल होता है, उसको तो दाब नहीं बोलते, उसको तो प्रतिबल या स्ट्रेस बोलते हैं। ताकि ध्यान रखना कि अ, द्रव द्वारा लगाया गया धक्का है ना, द्रव द्वारा लगाया गया बल प्रति क्षेत्रफल को तरल दाब बोलते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने बिल्कुल क्लियर शब्दों में लिख भी दी है ना कि ठोस तो केवल बॉटम को धक्का देता है, लेकिन द्रव जो होता है बॉटम साइड वॉल, इनफैक्ट द्रव तो अपने संपर्क में आने वाले हर एक सतह पर अभिलंब दिशा में धक्का लगाता है। और द्रव जो धक्का लगाता है उसको हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स प्रति संपर्क क्षेत्र होता है उसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। सिंपल शब्दों में इसको प्रेशर पी बोलते हैं, या हिंदी में उसको दाब बोलते हैं। और थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे, है ना, थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे कि ये जो द्रव का दाब होता है वो द्रव की है ना, द्रव का दाब होता है वो सतह के आकार, वक्रता इन पर निर्भर नहीं करता है। द्रव का जो दाब होता है वो केवल गहराई पर ही निर्भर करता है। तो चिंता मत करना, थोड़ी देर बाद हम इसको मैथमेटिकली भी डिराइव कर लेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए तुम ध्यान रखना है ना, थोड़ी देर के लिए ध्यान रखना कि द्रव का जो दाब है वो सतह के आकार, वक्रता इन सब पे निर्भर नहीं करता, वो केवल गहराई पर ही निर्भर करता है। और कई बच्चों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि द्रव का दाब गहराई के साथ बढ़ता है। ये तो देखो, कोई स्मार्ट पर्सन है तो उसको लॉजिकली भी जस्टिफाई कर सकता है। जैसे किसी पात्र में पानी भरा है, सबसे पहले पानी की सतह पर देखना है, तो तुम बताओ कि पानी की सतह पर तो जो दाब होगा वो वायुमंडल के कारण होगा। मतलब वायुमंडलीय दाब होगा जो कि 10 की पावर 5 पास्कल होता है ना भाई? हम बोल सकते हैं कि पानी की सतह पर तो दाब वायुमंडल के कारण होगा, और सतह पर तो दाब वायुमंडलीय दाब P नॉट इक्वल 10 टू पावर 5 पास्कल इतना ही होगा, है ना? लेकिन अब थोड़ी गहराई में देखते हैं, तो तुम बताओ, फिर थोड़ी गहराई में देखें तो बताओ यहाँ दाब वायुमंडल के कारण भी होगा, और बताओ इतने पानी का भार भी आएगा, है ना? बिल्कुल अनपढ़ों के शब्दों में बोल सकते हैं। फिर थोड़ी गहराई में इधर दाब देखना है तो इधर दाब वायुमंडल के कारण तो होगा ही, लेकिन साथ में इतने पानी का भार भी होगा तो उसके कारण यहाँ दाब ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद इधर दाब देखना है तो बताओ यहाँ दाब वायुमंडल के कारण तो होगा, लेकिन साथ में इतने सारे पानी का भार है तो यहाँ दाब और ज्यादा होगा। और बॉटम में दाब वायुमंडल के कारण तो होगा, लेकिन बॉटम में पूरे पूरे पानी का भार आएगा तो यहाँ दाब सबसे ज्यादा होगा। तो इस टाइप से हम लॉजिकली जस्टिफाई कर सकते हैं कि द्रव का जो दाब होता है वो केवल गहराई पर ही निर्भर करता है। ठीक है, कि चिंता मत करना, आगे हम मैथमेटिकली प्रूव कर लेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना, जो 9-10 में सुना होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ तो ध्यान रखना कि द्रव का जो दाब है वो सतह के आकार, वक्रता इन पर निर्भर नहीं करता, केवल गहराई पर ही निर्भर करता है, और द्रव का दाब गहराई के साथ बढ़ता है। तो बताओ इधर गहराई कम है तो दाब कम होगा, इधर गहराई ज्यादा है तो दाब ज्यादा होगा, और इधर गहराई सबसे ज्यादा है तो दाब सबसे ज्यादा होगा। तो द्रव का दाब गहराई के साथ बढ़ता है ना? अब ध्यान रखना कि कोई बहुत ही स्मार्ट पर्सन हो तो इतने से कंसेप्ट के आधार पर उत्प्लवन बल को भी समझ सकता है ना। तो है ना, चलो मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं कोई पात्र है, इसमें पानी भरा हुआ है, और पानी के अंदर हमने कोई भी अ, वस्तु रख दी है, लकड़ी की या लोहे की ऐसी कोई वस्तु रख दी है ना। तुम बताओ कि इस वस्तु के चारों ओर पानी होगा, है ना?
हाँ, तो बताओ, इस वस्तु के चारों ओर पानी होगा और चारों ओर जो पानी है वो इसको चारों ओर से धक्का देगा। लेकिन तुम बताओ कि बताओ ऊपर गहराई कम है तुम बताओ कि ऊपर गहराई कम है, इससे ऊपर से धक्का कम लगेगा, और नीचे गहराई ज्यादा है तो नीचे से धक्का ज्यादा लगेगा। कह सकते हैं ना, बोल सकते हैं। इसके चारों ओर पानी है और हमको पता है कि पानी या द्रव तो अपने संपर्क में आने वाली हर एक सतह को धक्का देता है। तो पानी डूबे हुए वस्तु को भी चारों ओर से धक्का देगा, लेकिन ऊपर गहराई कम है तो ऊपर से धक्का कम लगेगा, और नीचे गहराई ज्यादा है तो नीचे धक्का ज्यादा लगेगा। तो तुम बताओ कि डूबी हुई वस्तु पर पानी के कारण परिणामी धक्का ऊपर की ओर लगेगा, है ना? इधर धक्का कम और इधर ज्यादा लग रहा है ना, बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं कि डूबी हुई वस्तु पर पानी के कारण परिणामी धक्का ऊपर की ओर लगेगा। और ध्यान रखना है ना, अच्छे ध्यान रखना कि डूबी वस्तु पर द्रव के कारण परिणामी ऊपर की ओर जो धक्का लगता है उसी को उत्प्लावन बल बोलते हैं। तो इतनी छोटी सी इंफॉर्मेशन के आधार पर हम उत्प्लावन बल का कंसेप्ट भी समझ सकते हैं। तो ध्यान रखा कि तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें बता दी, लेकिन काम की एक ही चीज पड़ी कि द्रव अपने संपर्क में आने वाली हर एक सतह को धक्का देता है, अपने संपर्क में आने वाली बॉटम को भी धक्का देता है, साइड वाली दीवारों को भी धक्का देता है, ऊपर वाली दीवार उसको भी धक्का देता है, अंदर जो डूबी वस्तु उसको भी धक्का देता है, और द्रव के पार्टिकल, द्रव जो होता है आपस में भी एक दूसरे को धक्का देता है। तो द्रव अपने संपर्क में आने वाले हर एक सतह पर अभिलंब दिशा में धक्का देता है ना? द्रव जो धक्का देने वाला बल लगाता है उसको हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स प्रति क्षेत्रफल जो होता है उसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या तरल दाब बोलते हैं। ये पढ़ लिया। देखो बच्चों, अभी तो मैंने डायरेक्ट रिजल्ट की फॉर्म में बताया था कि द्रव दाब केवल गहराई पर निर्भर करता है, और द्रव का दाब गहराई के साथ बढ़ता है, लेकिन द्रव का दाब गहराई पर किस तरह से निर्भर करता है उसको एक बार मैथमेटिकली देख लेते हैं। तो मैथमेटिकली देखने के भी दो तरीके हैं, एक तो हम स्मार्ट तरीके से सिंपल डेरिवेशन कर सकते हैं, और दूसरा अगर कोई डेढ़ बुद्धि हो तो इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन भी कर सकते हैं। चलो पहले हम इसकी सिंपल डेरिवेशन देखते हैं, यही इसको सोचने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो पहले इंसानों के टाइप से सिंपल डेरिवेशन देखते हैं। तो चलो मान लेते हैं कोई पात्र है जिसमें पानी भरा हुआ, और ध्यान रखना कि पात्र किसी भी आकार का हो, आंसर वही आएगा। तो चलो आसान कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं कि जो पात्र है वो बेलनाकार पात्र है, इसका क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल a, इसकी ऊंचाई h है। ऑब्वियस चित्र से दिख रहा है कि पात्र नीचे से तो बंद है लेकिन ऊपर से खुला हुआ है। और चलो मान लेते हैं कि इस पात्र में फुल वाटर भरा हुआ, मतलब ऊपर तक पानी भरा हुआ है, जहाँ पानी की गहराई h और पानी का घनत्व रो मान लेते हैं। अब हमको अच्छे पता है कि इस पात्र में पानी तो भरा हुआ है, लेकिन पानी के ऊपर तो वायुमंडल होगा ना, और वायुमंडल भी धक्का लगाता है, और वायुमंडल के कारण जो दाब होता है उसको वायुमंडलीय दाब पी नॉट बोलते हैं, जो 10 की पावर 5 पास्कल के आसपास होता है। तो हमको पता है कि वायुमंडली, है ना, ऊपर से लगने वाला वायुमंडलीय दाब पी नॉट होगा। तो पानी के हर एक बिंदु पर दाब होगा, हमको पता है कि पानी तो अपने संपर्क में आने वाले हर एक सतह को धक्का देता है। तो वैसे तो दाब हर जगह लगेगा, लेकिन बॉटम पर दाब निकालना सबसे आसान है। तो ध्यान रखना कि वैसे तो पानी साइड वॉल और सभी को धक्का देता है, दाब सब जगह होगा, लेकिन बॉटम सरफेस पर दाब निकालना सबसे आसान है। इसलिए आसानी के लिए हम इस पात्र की बॉटम सरफेस पर दाब कितना होगा वो देख लेते हैं एक बार, है ना? तो हमको अच्छे बताया कि पात्र की बॉटम सतह पर भी लगने वाला दाब कितना होगा, धक्का देने वाला बल बटे क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल। तो बस बॉटम सतह पर धक्का देने वाला कुल बल कितना होगा वो देखना है। तो तुम बताओ कि एक तो ऊपर वायुमंडल है ना, वो भी धक्का देगा। तो हमको होता है वायुमंडलीय दाब पी नॉट, और पानी के इस संपर्क वाले भाग का क्षेत्रफल कितना होगा a। तो बताओ वायुमंडल पानी को नीचे की ओर कितने बल से धक्का देगा, पी नॉट है ना? बोलने की जरूरत नहीं कि वायुमंडलीय दाब पी नॉट, ये पानी का संपर्क क्षेत्रफल a है, तो वायुमंडल जो है वो पानी को कितना धक्का देगा, पी नॉट ए जितना नीचे की ओर धक्का देगा। और दूसरा, पानी का डेड वेट या पानी का खुद का भार है गुरुत्वीय बल mg भी लगेगा, है। तो स्मार्ट पर्सन हो, कोई स्मार्ट पर्सन डायरेक्ट बोल सकता है कि वायुमंडल के कारण धक्का पी नॉट ए भी नीचे की ओर है, और पानी का भार या गुरुत्वीय बल mg भी नीचे की ओर है। तो बताओ ये जो पानी है वो बॉटम सतह को कुल कितने बल से धक्का देगा, पी नॉट ए प्लस mg इतने बल से धक्का देगा, है ना? तो बस पक्का बोल सकते हैं कि बॉटम पर लगने वाला दाब कितना होगा, धक्का देने वाला बल बटे क्षेत्रफल। तो आराम से बताओ कि पानी के कारण बॉटम पर धक्का देने वाला बल कितना होगा, पी नॉट ए प्लस mg, है। तो बॉटम पर धक्का देने वाला बल पी नॉट ए प्लस mg
क्या लिख दिया यार, सॉरी। तो ये पानी का बॉटम पर धक्का देने वाला बल कितना होगा, पी नॉट ए प्लस एम जी अपन बॉटम का क्षेत्रफल ए, बॉटम पर दाब इतना होगा, है ना। उसमें एम का मान रख देते हैं, है ना। तो हमको बताया कि एम क्या है, पूरे पानी का द्रव्यमान, तो उसको पानी का घनत्व इंटू पानी का आयतन, तो पानी का घनत्व तो रो इंटू पूरे पानी का आयतन कितना होगा, क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई h। इसको सॉल्व कर लोगे ना, तो सॉल्व कर लोगे तो ऊपर तो a कॉमन आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी एच इंटू ए, अपन नीचे ये a से ही कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व कर लेना है ना, तो ये a से कैंसिल हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो इस पात्र के बॉटम पर लगने वाला दाब कितना होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच इतना होगा, है ना। बॉटम पर दाब पी नॉट प्लस रो जी एच इतना आ गया, तो बस पक्का बोल सकते हैं ना, है ना, पक्का बोल सकते हैं कि इस पानी की टॉप सतह पर वायुमंडलीय दाब पी नॉट था ना, है ना। पक्का बोल सकते हैं कि वाटर की टॉप में सतह पर वायुमंडलीय दाब पी नॉट था, लेकिन इसके बॉटम पर दाब कितना हो गया बताओ, पी नॉट प्लस रो जी एच। निकालिए ना मैथमेटिकली कि पानी की जो ऊपरी सतह है वहां दाब पी नॉट है और पानी के बॉटम पर दाब पी नॉट प्लस रो जी एच है, तो इससे पक्का बोल सकते हैं कि ऊपर दाब पी नॉट और नीचे पी नॉट प्लस रो जी एच ना, तो इससे हम पक्का बोल सकते हैं कि एच नीचे जाने पर, तो एच गहराई पर जाने पर दाब बढ़ेगा, और कितना बढ़ेगा, रो जी एच जितना बढ़ेगा। सिंपल डेरिवेशन से हम बिल्कुल लॉजिकली बोल सकते हैं, है ना, बिल्कुल लॉजिकली बोल सकते हैं कि द्रव दाब केवल गहराई पर निर्भर करता है, द्रव दाब गहराई के साथ बढ़ता है, और हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं, बताओ अगर h नीचे जाए या h गहराई पर जाए तो दाब बढ़ेगा, और कितना बढ़ेगा, रोजी h। मतलब आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि ऊपर दाब पी नॉट हो तो h गहराई पर दाब पी नॉट प्लस रोजी h इतना होगा। तो ये तो द्रव दाब की गहराई के साथ जो फॉर्मूला था उसको हमने सिंपल डेरिवेशन से देखा, और ये इसको देखने का बेस्ट तरीका है हमको इसी दृष्टिकोण से सोचना है, लेकिन अपने इंडिया में डेढ़ बुद्धि कमी नहीं है, तो चलो एक बार, ये तो सिंपल डेरिवेशन थी, लेकिन एक बार इसकी बिल्कुल मैथमेटिकल डेरिवेशन देख लेते हैं। चलो द्रव का दाब गहराई पर कैसे निर्भर करेगा, उसके लिए मूर्खों टाइप से अब मैथमेटिकल डेरिवेशन भी देख लेते हैं। फिर चलो इस बार मान लेते हैं कोई पात्र है, और चलो इस बार मान लेते हैं कि पात्र किसी भी आकार का हो सकता है ना, इसमें द्रव भरा है, मतलब इसमें पानी भरा है, तो हमको अच्छे बताए इसमें पानी तो भरा है, लेकिन पानी के ऊपर क्या होगा, वायुमंडल होगा, और हमको होता है कि वायुमंडल भी धक्का देता है ना, वायुमंडल भी धक्का देता है, और वायुमंडल के कारण जो दाब होता है उसको वायुमंडलीय दाब पी नॉट बोलते हैं, जो 10⁵ पास्कल है। तो हम क्लियरली, है ना, क्लियरली बोल सकते हैं कि पानी की जो ऊपरी सतह है वहां तो दाब केवल वायुमंडल के कारण ही होगा, मतलब पी नॉट होगा, तो पात्र की ऊपरी सतह मतलब h इक्वल टू 0 पर तो दाब सिंपली पी नॉट ही होगा, तो पानी की सतह पर तो दाब केवल वायुमंडल के कारण होगा, केवल पी नॉट होगा, लेकिन बताओ अगर थोड़ा सा नीचे जाए तो यहाँ दाब वायुमंडल के कारण भी होगा, इतने पानी का भार भी आएगा तो यहाँ दाब थोड़ा ज्यादा होगा, और गहराई पर जाए तो और ज्यादा पानी का भार होगा तो यहाँ दाब और ज्यादा होगा। तो इस प्रकार हम लॉजिकली बोल सकते हैं कि पानी की सतह पर तो दाब पी नॉट होगा, लेकिन जैसे जैसे गहराई में जाएंगे वैसे वैसे दाब बढ़ेगा, तो दाब गहराई के साथ किस टाइप चेंज होगा उसको देखना है ना। तो उसके लिए ऐसा करते हैं कि पूरे पानी को छोटे छोटे एलिमेंट में बांट देते हैं। याद रखना है पानी के अंदर डूबा हुआ कोई ब्लॉक नहीं है, ये पानी का एलिमेंट है ना। उसके लिए, है ना, उसके लिए पूरे पानी को छोटे छोटे एलिमेंट में बांट देते हैं, और चलो ऐसा करते हैं कि यहाँ से एच गहराई पर और डीएच मोटाई का पानी का कोई छोटा सा एलिमेंट लेते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल ए मान लेते हैं, और ये हमको लॉजिकली पता है कि पानी का दाब गहराई के साथ बढ़ेगा, तो चलो ये वाला जो पार्ट है उसकी गहराई h है, तो h गहराई पर दाब p मान लेते हैं, और यहाँ गहराई h प्लस डी एच है, तो दाब ज्यादा होगा तो p प्लस dp मान लेते हैं ना, तो घबराना मत, सिंपली h गहराई पर दाब p और h प्लस डी एच गहराई पर दाब p प्लस dp मान लेते हैं। तो बस हम क्या करते हैं कि सिंपली पानी का जो एलिमेंट है उसको कंसीडर करते हैं, उसका सिंपली फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, और एलिमेंट साम्यावस्था में तो उसके लिए बलों को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो पानी का जो छोटा सा एलिमेंट है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इस पर कौन कौन से बल लगेंगे वो देखते हैं। तो तुम बताओ इस एलिमेंट पर एक तो इसका खुद का भार या गुरुत्व बल mg, तो चलो इस छोटे से एलिमेंट का द्रव्यमान dm मान लेते हैं, तो इस एलिमेंट का खुद का भार या गुरुत्व बल dm इंटू जी,
जहाँ डीएम इस छोटे से एलिमेंट का द्रव्यमान, तो होगा घनत्व इंटू आयतन। तो पानी का घनत्व रो इंटू छोटे से एलिमेंट का आयतन कितना होगा, क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल ए इंटू उसकी ऊंचाई डीएच इंटू जी। तो छोटे से एलिमेंट का भार या गुरुत्व बल डीएमजी ये लगेगा। और दूसरा बताओ, चारों ओर जो पानी है वो इस एलिमेंट को चारों ओर से धक्का देगा। बताओ ना, पानी अपने संपर्क में आने वाले हर एक सतह को धक्का देता है, तो जो एलिमेंट है इसको भी नहीं छोड़ेगा, इसको भी चारों ओर से धक्का देगा। है तो बताओ, इस एलिमेंट के जो चारों ओर पानी है वो चारों ओर से धक्का देगा, लेकिन तुम खुद बताओ कि साइड वॉल पर जो धक्के लगेंगे वो तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तुम बताओ कि इस साइड वॉल की भी गहराई उतनी है और इस साइड वॉल की भी गहराई इतनी है, तो बताओ इस, है ना, इधर से जितना धक्का लगेगा इधर से भी धक्का उतना ही लगेगा, और इस साइड वॉल पर जितना धक्का लगेगा उस साइड वॉल पर भी उतना ही लगेगा। तो बोल सकते हैं कि जो साइड वॉल है उनकी तो गहराई समान है, तो साइड वॉल पर जो धक्के लगेंगे वो तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सोच सकते हैं ना, इधर जितना धक्का लगेगा उधर से भी उतना ही। तो बोल सकते हैं कि साइड वॉल पर तो जो धक्के लगेंगे वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ऊपर और नीचे जो धक्के लगेंगे वो कैंसिल नहीं होंगे। तो तुम बताओ कि ऊपर गहराई कम है ना, बताओ ऊपर गहराई कम है तो ऊपर दाब भी कम होगा, तो ऊपर से धक्का कम लगेगा। और तो ऊपर गहराई h है तो दाब p है, तो ऊपर से धक्का कितना लगेगा, p इंटू h। और बताओ नीचे गहराई ज्यादा है तो दाब भी ज्यादा होगा, तो नीचे धक्का ज्यादा लगेगा। और नीचे गहराई h प्लस डी एच है तो दाब कितना लगेगा, p प्लस डीपी, तो नीचे धक्का p प्लस डीपी इंटू ए लगेगा। तो कंफ्यूज मत होना। पानी का एलिमेंट ले लिया, फ्री बॉडी डायग्राम। तो एक तो इस छोटे से एलिमेंट का भार डीएमजी, उसके चारों जो पानी वो धक्का देगा तो साइड वॉल पर धक्के कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ऊपर और नीचे वाले धक्के कैंसिल नहीं होंगे। ऊपर गहराई कम है तो ऊपर से धक्का कम लगेगा, पी इंटू ए। नीचे गहराई ज्यादा है तो नीचे धक्का ज्यादा लगेगा, पी प्लस डीपी इंटू ए। बस आराम से बताओ कि छोटा सा एलिमेंट साम्यावस्था में ना, पानी कोई फ्लो थोड़ी हो रहा है, रुका हुआ है ना तो छोटा सा एलिमेंट साम्यावस्था में है, तो तब साम्यावस्था के लिए सिंपली इस एलिमेंट पर ऊपर नीचे वाले बलों को बैलेंस कर सकते हैं। तो तुम बताओ कि इस एलिमेंट पर ऊपर की ओर तो बल कितना लग रहा है, P प्लस डीपी इंटू ए लग रहा है, बराबर नीचे की ओर कितना लग रहा है, एक तो पी ए, और इस छोटे से एलिमेंट का भार डीएम जी, जहाँ डीएम को हमने क्या लिखा था, रो ए डी एच इंटू जी ए लिखा था। तो तुम खुद बताओ कि सॉल्व करेंगे तो ए कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा ना, सॉल्व करेंगे तो ए कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा तो एलएचएस में कितना बचेगा, P प्लस डीपी इक्वल टू आरएचएस में कितना बचेगा, P प्लस रो जी डी एच। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो P से P भी कैंसिल, तो अपने पास कितना बच गया, बीपी डीपी इक्वल टू रो जी डी एच। तुम बताओ कि डीपी तो क्या है, इस छोटे से एलिमेंट के अक्रॉस दाब में अंतर है ना। तो डीपी तो इस छोटे से एलिमेंट के अक्रॉस दाब में अंतर है। अब हमको पूरा दाब का फंक्शन निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली दोनों समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। और मैंने बताया था कभी समाकलन करते हैं तो लिमिट जरूर रखेंगे। लिमिट का यही कंसेप्ट कि जहां का मान दे रखा है उसको अपर लिमिट, लोअर लिमिट में, और जहां का मान निकालना है उसको लोअर लिमिट में। तो बताओ पानी की सतह पर मतलब h इक्वल टू 0 गहराई पर दाब P नॉट है ना, और किसी भी जनरल h गहराई पर दाब निकालना है, तो तुम बताओ कि पानी की सतह पर तो h इक्वल टू 0 पर दाब पता है, इसलिए इसको लोअर लिमिट में, और किसी भी जनरल एज गहराई पर दाब निकालना अपर लिमिट पे। इधर डीपी है तो पी की लिमिट इसके अनुसार, तो था एच इक्वल टू 0 में तो सतह पर दाब कितना है, पी नॉट, और किसी भी जनरल एज गहराई पर दाब निकालना है तो पी मान लेते हैं। बस समाकलन करते हैं। डायरेक्ट बताओ कि ओनली डीपी का समाकलन पी, अपर लिमिट रखेंगे तो पी माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो पी नॉट इक्वल टू आरएचएस में रोजी कांस्टेंट है बाहर, ओनली डीएच का समाकलन एच। बताओ ना यार, द्रव का कम से कम घनत्व तो समरूप रहता है ना, तो रोजी कांस्टेंट है बाहर, बचा ओनली डीएच, तो ओनली डीएच का समाकलन एच, अपर लिमिट रखेंगे तो एच माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0, पी नॉट को उधर ट्रांसफर करें तो पी इक्वल टू पी नॉट प्लस रोजी एच, ये आ गया है। तो तुम बताओ कि अपनी जो सिंपल डेरिवेशन थी उसमें भी पी इक्वल टू पी नॉट प्लस रोजी एच आया था, और ये मैथमेटिकल डेरिवेशन से भी पी इक्वल टू पी नॉट प्लस रोजी एच आ गया। मतलब बोल सकते हैं ना, हम बोल सकते हैं कि पानी की सतह पर दाब पी नॉट हो तो एच गहराई पर दाब कितना होगा, बताओ, पी नॉट प्लस रोजी एच होगा। तो वापस ठप्पा लग गया है, वापस हम पक्का बोल सकते हैं कि
द्रव का दाब गहराई के साथ बढ़ता है और पक्का बोल सकते हैं कि एच नीचे जाए या एच गहराई पर जाए तो दाब रोजिए जितना बढ़ेगा। और ध्यान तक पहले तो एक स्पेसिफिक केस के लिए था, लेकिन ये जनरल डेरिवेशन हो गई, तो बस हम पक्का बोल सकते हैं, है ना? ध्यान देना। तो हम बिल्कुल पक्का बोल सकते हैं कि पात्र का आकार कैसा भी हो और हमको चाहे किसी बिंदु पर दाब निकालना हो, है ना भाई? पात्र का आकार कैसा भी हो या हमको किसी बिंदु पर दाब निकालना हो, बस अगर द्रव रुका है तो बिंदास बोल सकते हैं कि एच गहराई पर जाने पर दाब रोजिए जितना बढ़ेगा, मतलब ऊपर दाब पी नॉट है तो एच गहराई पर पी नॉट प्लस रोजिए ये होगा। बाकी इस फॉर्मूले से पक्का बोल सकते हैं कि द्रव दाब केवल गहराई पर ही निर्भर करता है, बाकी सतह का आकार, शेप, वक्रता, त्रिज्या क्या होगी उससे कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे पूरा डिटेल डेरिवेशन देखने का टाइम नहीं है। आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हमको रिजल्ट डायरेक्ट ही ध्यान में रखना है ना। तो बस हमने पढ़ा था अभी, है ना? हमने अभी क्लियरली पढ़ लिया कि द्रव का जो दाब है वो कोई वक्रता, त्रिज्या या सरफेस के शेप पर नहीं, केवल गहराई पर निर्भर करता है। और मैंने, है ना, अभी हमने क्लियरली देख लिया कि एच नीचे जाने पर तो एच गहराई पर जाने पर दाब बढ़ता है और रोजिए जितना बढ़ता है, मतलब तो बोल सकते हैं कि ऊपर दाब पी नॉट हो तो एच गहराई पर दाब कितना होगा बताओ? सिंपली पी नॉट प्लस रोजी एच होगा। तो कोई स्मार्ट पर्सन हो तो उसका उल्टा भी कर सकता है ना? स्मार्ट पर्सन उसको उल्टा ही कर सकता है। बताओ, एच नीचे जाने पर या एच गहराई पर जाने पर तो दाब रोजिए जितना बढ़ता है, तो ऑब्वियसली एच ऊपर जाने पर दाब रोजिए जितना ही घटेगा, है ना? मतलब इधर दाब P1 हो तो एच ऊपर जाने पर दाब रोजिए जितना घटेगा, मतलब P1 माइनस रोजिए। तो आगे डायरेक्ट है रखना कि एच गहराई पर जाने पर दाब रोजिए जितना बढ़ता है, तो ऑब्वियसली एच जितना ऊपर जाने पर दाब रोजिए जितना ही घटेगा। दैट्स ऑल। इसका एक लॉजिकल क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे इस बार हमको दे रखा है कि कोई तालाब है जिसकी सतह ऐसी अजीब टाइप की है और उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें कुछ बिंदु हैं, जैसे बिंदु ए, फिर बिंदु बी, सी, डी और एक बिंदु ई। बस हमको पूछा है कि कहाँ दाब ज्यादा होगा और कहाँ दाब कम होगा, है तो चमका के बताया था कि द्रव का दाब सतह के आकार, शेप, वक्रता उस पर निर्भर नहीं करता, केवल गहराई पर निर्भर करता है और बस द्रव दाब गहराई के साथ बढ़ता है। तो तुम बताओ कि जो ए बिंदु है, उसकी सतह से गहराई सबसे कम है तो ए बिंदु पर दाब सबसे कम होगा। उसके बाद बी बिंदु की गहराई थोड़ी ज्यादा है तो बी बिंदु पर दाब ज्यादा होगा। और बताओ बी, सी और डी, इन तीनों बिंदुओं की सतह से गहराई समान है, भले ही सतह का शेप अलग अलग हो, लेकिन बी, सी, डी इन तीनों बिंदुओं की सतह से गहराई समान है तो दाब समान होगा। और ई बिंदु की सतह से गहराई सबसे ज्यादा है तो दाब सबसे ज्यादा होगा। तो क्रम क्या होगा? ई बिंदु पर दाब सबसे ज्यादा, उसके बाद बी, सी और डी पर दाब बराबर और ए बिंदु की गहराई सबसे कम है तो दाब सबसे कम होगा। हाँ बच्चों, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड एनसीईआरटी की बुक में एक लॉजिकल क्वेश्चन है, उसको देख लेना। देखो इस बार हमको दे रखा है कि कोई सकरा पात्र है उसमें ही पानी भरा हुआ है और इधर कोई बहुत छोटा पात्र है, मतलब बड़ा सा पात्र है, उसमें भी पानी भरा हुआ है, लेकिन मेन चीज ये है कि दोनों में पानी समान ऊंचाई तक भरा हुआ है। हाँ। अब ऐसा करते हैं कि दोनों के बॉटम को हम किसी पाइप से जोड़ देते हैं। मान लेते हैं कि पाइप भी शुरू में पानी से भरा हुआ था, मतलब खाली नहीं था, है ना? तो ये दोनों के बॉटम को हम पाइप से जोड़ देते हैं। बस हमको पूछा है कि दोनों के बॉटम को यदि पाइप से जोड़ दें तो पानी किधर से किधर बहेगा, मतलब छोटे पात्र से बड़े पात्र की ओर बहेगा या बड़े से छोटे की ओर बहेगा, ये देखना है। तो इसका आंसर ये होगा कि दोनों के बॉटम को अगर पाइप से जोड़ दें तो पानी बहेगा ही नहीं, है ना? तो इसको एक बार देख सकते हो। ये तो देखो कोई मूर्ख इंसान को पूछे, किसी मूर्ख इंसान को पूछे तो ये समझेगा कि इधर पानी ज्यादा है और इधर पानी का भार कम है, तो ये जो वाटर है वो ज्यादा पानी से कम पानी की ओर ऐसे बहेगा, पीछे की ओर बहेगा। लेकिन ध्यान रखना कि ये तो कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है ना? तो तुमने साइंस, एक मिनट, ये तुमने साइंस में ही पढ़ा होगा और ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि कोई भी फ्लूइड या कोई भी द्रव जो होता है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहता है। कोई द्रव्यमान थोड़ी देख करके बहता है, दाब देख कर बहता है। तो तुमको पता होगा कि कोई भी फ्लूइड होता है वो नेचुरली उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहता है। लेकिन तुम बताओ इस बार दोनों जगह पानी की गहराई समान है तो दाब भी समान होगा। चलो तुम बताओ कि मान लेते हैं कि इसमें पानी एच ऊंचाई तक भरा हुआ है तो इसमें भी पानी की ऊंचाई एच ही है। तो तुम बताओ कि यहाँ दाब सतह पर दाब पी नॉट है तो बताओ इसके बॉटम पर दाब कितना होगा? पी नॉट प्लस रो जी एच। और यहाँ भी वही, यहाँ भी सतह पर दाब पी नॉट हो
तो इसके बॉटम पर दाब पी नॉट प्लस रो जी एच। बस तुम बताओ ना, तुम बताओ कि भले इधर पानी की मात्रा ज्यादा और इधर पानी की मात्रा कम है, लेकिन दोनों में पानी की गहराई बराबर है। तो बताओ, यहाँ भी दाब पी नॉट प्लस रो जी एच और यहाँ भी दाब पी नॉट प्लस रो जी एच, दोनों के बॉटम पर दाब समान है। तो इस बार पाइप से जोड़ेंगे तो पानी कहीं बहेगा ही नहीं, क्योंकि दाब पहले से ही समान है। तो ध्यान रखा कि ये जो चीज है उसको एनसीईआरटी बुक में हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स बोला है। पैराडॉक्स मतलब ऐसी चीज जो सोचने में कुछ डिफरेंट होती है, बाकी प्रैक्टिकली कुछ डिफरेंट रिजल्ट आता है। तो किसी अनपढ़ को बोले तो सोच करके बताएगा कि पानी ज्यादा द्रव्यमान से कम द्रव्यमान की ओर बहेगा, लेकिन ध्यान रखा कि प्रैक्टिकली देखोगे तो पाइप में पानी बहेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों के बॉटम पर दाब ऑलरेडी बराबर है। देखो बच्चों, कई बार इसमें कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन आते हैं, वो देख लेना, है ना। तो इस बार हमको दे रखा है कोई पात्र है जिसमें कैपिटल एच ऊंचाई तक कोई लिक्विड भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है। और इस बार हमको, है ना, नॉर्मली तो द्रव का घनत्व सब जगह समरूप होता है, लेकिन इस बार जो द्रव भरा है उसका घनत्व असमरूप है। मतलब इसका जो घनत्व सतह से गहराई एच के साथ चेंज कर रहा है। और क्वेश्चन दे रखा है कि रो इक्वल टू रो नॉट 1+h² ओपन कैपिटल एच स्क्वायर के टाइप से चेंज कर रहा है ना। तब घनत्व गहराई के साथ बढ़ रहा है, ऊपर घनत्व कम कम है और नीचे घनत्व ज्यादा होता है। अभी तो पता है कि ऑब्वियसली द्रव के ऊपर तो वायुमंडल होगा, मतलब इसकी ऊपरी सतह पर तो दाब वायुमंडलीय दाब P नॉट के बराबर होगा। तो इस पात्र के इस द्रव के बॉटम पर दाब कितना होगा वो देखना है। तो तुम खुद बताओ कि इस बार एच गहराई पर जाने पर दाब रोजे जितना बढ़ेगा, इस बार वो चीज नहीं बोल सकते, है ना। तुम खुद बताओ कि इस बार हर जगह घनत्व अलग अलग है ना, हर एलिमेंट का घनत्व अलग अलग है, तो हर एलिमेंट का रोजीएच फैक्टर भी अलग अलग होगा। इसलिए दाब में कुल वृद्धि रोजीएच नहीं लिख सकते इस बार। बॉटम पर दाब निकालने के लिए समाकलन करना होगा, है तो उसके लिए घबराते नहीं, है ना। समाकलन समाकलन करने का वही तरीका कि पूरे पानी को छोटे-छोटे एलिमेंट में बाँटते हैं और चलो ऐसा करते हैं कि यहाँ से एच गहराई पर डीएच मोटाई का कोई छोटा-सा एलिमेंट लेते हैं। अब तुम बताओ ना, तुम बताओ कि एलिमेंट एच गहराई पर है, तो इस अनुसार उसका घनत्व, सॉरी, ये एलिमेंट एच गहराई पर है, तो इस अनुसार वहाँ द्रव का घनत्व कितना होगा? रो नॉट 1+h² ओपन कैपिटल एच स्क्वायर। और इस छोटे से एलिमेंट की मोटाई डीएच है, तो तब छोटे से एलिमेंट के अक्रॉस दाबांतर कितना होगा? सिंपली रो जी डीएच बोल सकते हैं ना। इस छोटे से एलिमेंट की मोटाई डीएच है, तो इस छोटे से एलिमेंट के अक्रॉस दाबांतर कितना होगा? रो जी डीएच। तो रो इस स्थान पर द्रव का घनत्व कितना दे रखा है, लिख देता हूँ चलो। तो छोटे से एलिमेंट के अक्रॉस दाबांतर कितना होगा? रो जी डीएच। तो रो इस स्थान पर द्रव का घनत्व कितना है? तो रो नॉट इंटू 1+h² ओपन कैपिटल एच स्क्वायर है जी इंटू डी एच। तो बस छोटे से एलिमेंट के अक्रॉस दाबांतर इतना हो गया, तो बॉटम पर दाब कितना होगा वो देखना है। तो उसके लिए सिंपली दोनों ओर समाकलन करेंगे और लिमिट भी रख सकते हैं। तो तुम बताओ कि सतह पर मतलब जीरो गहराई पर मतलब h इक्वल टू 0 पर दाब P नॉट है, और बॉटम पर मतलब h इक्वल टू कैपिटल H इतनी गहराई पर दाब निकालना है। बस बताओ, सतह पर मतलब h इक्वल टू 0 पर दाब पता है तो उसको लोअर लिमिट में, और बॉटम पर तो h इक्वल टू कैपिटल H पर दाब निकालना है तो अपर लिमिट में। इधर dp है तो p की लिमिट इसके अनुसार, तो होता h इक्वल टू 0 पर मतलब 0 गहराई पर या सतह पर दाब कितना है? वायुमंडलीय दाब P नॉट के बराबर। और h इक्वल टू कैपिटल H मतलब बॉटम पर दाब निकालना है, तो चलो उसको मैं p बोल लेता हूँ। बस अब तो कर सकते हो ना। चलो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि इधर तो LHS में ओनली डीपी है, ओनली डीपी का समाकलन p, अपर लिमिट पे p की जगह p रखेंगे तो p, माइनस लोअर लिमिट पे p की जगह p नॉट रखेंगे तो p नॉट इक्वल टू RHS में रो नॉट g, है ना। डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि RHS में रो नॉट g तो कांस्टेंट है बाहर, पहली टर्म 1dh, है ना, ओनली 1dh का समाकलन तो h हो गया, प्लस सेकेंड टर्म में 1 ओपन एच स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर, और स्मॉल h स्क्वायर डीएच का समाकलन कितना हो गया? h क्यूब बाय 3 इतना हो गया। और लिमिट h इक्वल टू 0 से h इक्वल टू कैपिटल H। आगे सॉल्व कर लेना, है ना। लिमिट में यहाँ रख देता हूँ, जगह की कमी है से डायरेक्ट बता रहा हूँ, है ना। लिमिट यहाँ रख देता हूँ, तुम बताओ अपर, है ना। तुम बताओ कि अपर लिमिट में h की जगह कैपिटल H रखेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा? h की जगह कैपिटल H प्लस
स्मॉल एच क्यूब की जगह कैपिटल एच क्यूब अपन 3h स्क्वायर ये आएगा, माइनस लोअर लिमिट में h की जगह 0 रखेंगे तो 0। ये सॉल्व करेंगे तो 1 + 1/3 मतलब 4/3 h ये आ गया। तो बताओ पूरी चीज क्या आ गई RHS में, तो रो नॉट RHS में पूरा क्या बन गया रो नॉट जी, और ये समाकलन करेंगे तो 4h/3। चलो पी नॉट को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो P = P नॉट + 4/3 रो जी एच। इस बार बॉटम पर दाब P नॉट + रो जी एच नहीं होगा बल्कि कितना होगा P नॉट + 4/3 रो नॉट जी एच इतना होगा। तो इसे समाकलन पर बेस्ड क्वेश्चन आए तो इजीली कर सकते हो। तो बच्चों देखो फ्लूइड में एक बहुत मामूली सा कंसेप्ट आता है पास्कल का नियम, इसको देखते हैं। तो पास्कल के नियम को समझने के लिए एक बहुत छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से देखना है ना। तो देखो इस बार मान लेते हैं कि बोतल के टाइप का कोई पात्र है ना, तो बोतल के टाइप का कोई पात्र है जिसमें पानी भरा हुआ है, और ऑब्वियसली वो बोतल ऊपर से खुली हुई है ना। तो बोतल के टाइप का कोई पात्र है जिसमें पानी भरा हुआ है, और देखो पानी की सतह से 5 मीटर गहराई पर कोई बिंदु ए मान लेते हैं, फिर पानी की सतह से 10 मीटर गहराई पर कोई बिंदु बी मान लेते हैं, और पानी की सतह से 20 मीटर गहराई पर कोई तीसरा बिंदु सी मान लेते हैं ना। तो चलो पहले हमको देखना है कि अभी ए बी और सी बिंदु पर दाब कितना होगा वो देखना है ना। तो हमको अच्छे पता है ना, हमको अच्छे पता है कि इस पात्र में पानी तो भरा हुआ है, लेकिन पानी के ऊपर तो वायुमंडल होगा ना, है ना, पानी के ऊपर तो वायुमंडल होगा। और बताओ वायुमंडल भी धक्का देगा, तो वायुमंडल के कारण पानी की जो ऊपरी सतह है वहां दाब पी नॉट होगा, है ना। यहाँ दाब पी नॉट है, तो 5 मीटर गहराई पर ए बिंदु पर दाब कितना होगा वो देखना है। तो हमको अच्छे पता है ना, हमको अच्छे पता है कि इधर दाब, हमको अच्छे पता है कि इधर दाब पी नॉट हो, तो 5 मीटर गहराई पर इधर दाब कितना होगा बताओ, पी नॉट प्लस रो जी इंटू एच की जगह 5। वैसे बताओ इधर दाब पी नॉट हो तो 10 मीटर गहराई पर इस बिंदु बी बिंदु पर दाब कितना होगा, पी नॉट प्लस रो जी इंटू 10। और वैसे यहाँ दाब पी नॉट है तो 20 मीटर गहराई पर इस सी बिंदु पर दाब कितना होगा, पी नॉट प्लस रो जी इंटू 10। तो सभी गहराई के अनुसार हर बिंदु पर दाब सेट हो जाएगा, शुरू में ऐसा होगा, है ना। अब देखो अब हम ऐसा करते हैं, है ना। हाँ, अब हम ऐसा करते हैं कि पानी के ऊपर कोई डिस्टरबेंस उत्पन्न करते हैं, है ना, पानी की सतह पर डिस्टरबेंस उत्पन्न करते हैं, मतलब दाब में वृद्धि करनी है। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि पानी के ऊपर हम कोई स्मूथ पिस्टन ढक देते हैं, ये ना, हमको डिस्टरबेंस क्रिएट करना है, मतलब दाब में वृद्धि करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पानी के ऊपर कोई बहुत स्मूथ पिस्टन ढक देते हैं। चलो मान लेते हैं कि पिस्टन का द्रव्यमान m और क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल a मान लेते हैं, तो पानी के ऊपर कोई स्मूथ पिस्टन ढक देते हैं। तो बस अब हर एक बिंदुओं पर दाब कितना कितना होगा वो देखना है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज हमको देखनी होगी कि इस पिस्टन के जस्ट नीचे जो पानी है उसका दाब कितना है, सबसे पहले वो देखना होगा। तो हमको अच्छे बताया ना, एक मिनट, हमको अच्छे बताया कि पानी के ऊपर भले ही हमने स्मूथ पिस्टन ढक दिया हो, लेकिन पिस्टन के ऊपर तो वायुमंडल ही होगा ना, है ना, भले स्मूथ पिस्टन ढका हो, लेकिन पिस्टन के ऊपर तो वायुमंडल ही होगा, और वायुमंडल जो दाब लगाता है उसको वायुमंडलीय दाब पी नॉट बोलते हैं। तो बस आराम से बताया ना, आराम से बताओ कि वायुमंडल वायुमंडल के कारण जो दाब लगेगा वो पी नॉट है, और पिस्टन का क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल ए है, तो वायुमंडल पिस्टन को कितने बल से धक्का देगा, पी नॉट ए जितने बल से नीचे की ओर धक्का देगा, और साथ में पिस्टन का खुद का भार या गुरुत्वीय बल mg भी होगा। वो डायरेक्ट बताओ ना, डायरेक्ट बताओ कि वायुमंडल के कारण धक्का पी नॉट ए भी नीचे की ओर है, और पिस्टन का भार या गुरुत्वीय बल mg भी नीचे की ओर है। तो बताओ पिस्टन के, है ना, जो पिस्टन है वो पानी की जो ऊपरी सतह उसको कुल कितने बल से धक्का देगा, पी नॉट ए प्लस mg, है ना, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पी नॉट ए भी नीचे mg भी नीचे, तो बस ये जो पिस्टन है वो पानी की ऊपरी सतह को कुल कितने बल से धक्का देगा, पी नॉट ए प्लस mg। बताओ पानी की ऊपरी सतह पर दाब कितना होगा, लिख दो ना, पानी की ऊपरी सतह पर दाब कितना होगा, धक्का देने वाला बल बटे क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल। तो तब अभी पानी की ऊपरी सतह पर धक्का देने वाला बल कितना होगा, पी नॉट ए प्लस mg अपन पिस्टन का क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल a। तो अभी पानी की ऊपरी सतह पर दाब कितना होगा, भाग लगाएंगे तो पी नॉट प्लस mg बाय a, है ना, कोई नई चीज नहीं है, ये चीज मैंने थर्मोडायनेमिक्स में बताई थी। तो ध्यान रखना कि आगे है ना, ध्यान रखना कि आगे मूर्खों से इतना सारा कचरा
है ना, इतना सारा कचरा करने का टाइम नहीं है। आगे डायरेक्ट ध्यान रखना है, आगे डायरेक्ट ध्यान रखना कि कभी भी पानी के ऊपर बिल्कुल स्मूथ, है ना, कभी पानी के ऊपर ऐसा स्मूथ पिस्टन ढक दें तो फिर पानी की टॉप सतह पर दाब वायुमंडल के कारण तो पी नॉट होगा और पिस्टन के भार के कारण mg/a, तो पानी की टॉप सतह पर कुल दाब पी नॉट प्लस mg/a होगा। ठीक है ना, तो आगे कचरा नहीं करेंगे, डायरेक्ट डेल्टा कि पानी के ऊपर स्मूथ पिस्टन ढक देना तो पानी की टॉप लेयर पर दाब वायुमंडल के कारण तो पी नॉट होगा और पिस्टन के भार के कारण mg/a, तो पानी की टॉप सतह मतलब पानी की सबसे ऊपरी सतह पर दाब कितना होगा, पी नॉट प्लस mg/a होगा। बस अब बिंदु ए बी और सी यहाँ दाब कितना होगा वो देखना है। वही अपना फ्लूइड का कंसेप्ट लगा सकते हैं ना, तो आराम से बताओ, है ना, आराम से बताओ कि पिस्टन ढकने के कारण अब पानी की ऊपरी सतह पर दाब पी नॉट प्लस mg/a हो गया ना, तो यहाँ दाब पी नॉट प्लस mg/a है, तो उससे 5 मीटर गहराई पर इस बिंदु ए पर दाब कितना हो जाएगा बताओ, पी नॉट प्लस mg/a तो था ही लेकिन प्लस रो जी इंटू 5। वैसे बताओ यहाँ दाब पी नॉट प्लस mg/a, तो इससे 10 मीटर गहराई पर इस बिंदु बी पर दाब कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस mg/a प्लस रो जी इंटू 10। और वैसे ही यहाँ दाब पी नॉट प्लस mg/a, तो उससे 20 मीटर गहराई पर बिंदु सी पर दाब कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस mg/a प्लस रो जी इंटू 10 इतना हो जाएगा। है तो बस पक्का बोल सकते हैं, 1 मिनट, है ना। हाँ, तो हम बिल्कुल पक्का बोल सकते हैं कि स्मूथ पिस्टन ढकने के कारण, है ना, बोल सकते हैं कि स्मूथ पिस्टन ढकने के कारण पानी के टॉप लेयर पर दाब mg/a जितना बढ़ गया, तो ऐसा करने पर पानी के हर एक बिंदु पर दाब mg/a जितना ही बढ़ गया। दिख रहा है ना, ए बिंदु पर भी दाब उतना ही बढ़ा है, बी बिंदु पर भी उतना ही और सी बिंदु पर भी उतना ही बढ़ा है ना, बोल सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि स्मूथ पिस्टन ढकने के कारण पानी की ऊपर वाली, स्मूथ पिस्टन ढकने के कारण पानी की टॉप लेयर पर दाब mg/a जितना बढ़ गया, तो ऐसा करने पर पानी के या द्रव के हर एक बिंदु पर दाब mg/a जितना बढ़ गया। या सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कि अगर द्रव के किसी एक बिंदु पर दाब 10 जितना बढ़ जाए तो द्रव के हर एक बिंदु पर दाब 10 जितना ही बढ़ जाएगा, है ना, ध्यान रखना कि यही जो नियम होता है उसको पास्कल का नियम बोलते हैं। तो देखो पास्कल के नियम को तो पास्कल के नियम को किताबी शब्दों में, पास्कल के नियम को किताबी शब्दों में ये बोल सकते हैं ना कि द्रव के किसी एक बिंदु पर डिस्टरबेंस उत्पन्न करो मतलब दाब में वृद्धि उत्पन्न करो, है ना, द्रव के किसी एक बिंदु पर डिस्टरबेंस या दाब में वृद्धि उत्पन्न करें तो वो डिस्टरबेंस मतलब वो दाब में वृद्धि पूरे द्रव में बिल्कुल समान रूप से फैल जाएगी। मतलब सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कि द्रव के किसी एक बिंदु पर दाब 10 जितना बढ़ा दें तो द्रव के प्रत्येक बिंदु पर दाब 10 जितना ही बढ़ जाएगा। अभी ऊपर से दाब बढ़ाए, तुम चाहो तो नीचे से भी दाब बढ़ा सकते थे यार, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी, है ना, कहीं से भी अतिरिक्त बल लगा करके अगर दाब अगर 5 न्यूटन 5 पास्कल जितना बढ़ा दें तो द्रव के हर बिंदु पर दाब 5 पास्कल जितना ही बढ़ जाएगा। और यही जो नियम होता है उसी को पास्कल का नियम बोलते हैं। और ध्यान रखना कि एक बिंदु पर दाब 10 जितना बढ़ा दे तो प्रत्येक बिंदु पर दाब 10 जितना ही बढ़ जाता है। तो ये चीज इसलिए होती है क्योंकि द्रव लगभग असंपीड्य होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। वो दाब के डिस्टरबेंस को अपने पास नहीं रख पाता है तो वो अगले एलिमेंट में भेजता है, अगला एलिमेंट और अगले एलिमेंट पर भेजता है, इसलिए वो दाब में परिवर्तन पूरे द्रव में समान रूप से फैल जाता है। अगर द्रव असंपीड्य इनकम्प्रेसिबल नहीं होता, अगर कंप्रेसिबल होता तो इधर दाब 10 जितना बढ़ा है तो इधर दाब 9 जितना ही बढ़ेगा, इधर 8 जितना ही बढ़ेगा, ये होगा। लेकिन इनकम्प्रेसिबल होता है इसलिए सब जगह दाब बराबर बराबर बढ़ेगा। फिर पास्कल नियम का एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मान लेते हैं टूथपेस्ट है ना, कोलगेट जैसा कोई भी टूथपेस्ट है, तो तुमने देखा होगा कि टूथपेस्ट को पीछे से दबाते हैं और आगे से पेस्ट निकलता है, तो ये भी पास्कल नियम का एग्जांपल है। तुम बताओ कि टूथपेस्ट को पीछे दबाए मतलब पीछे दाब में वृद्धि की है, तो तब पीछे दाब में वृद्धि करेंगे तो वो दाब में वृद्धि पूरे टूथपेस्ट में समान रूप से फैल जाएगी और आगे वाले जो टूथपेस्ट है वहां भी दाब में वृद्धि होगी तो उसके कारण आगे से टूथपेस्ट निकल जाता है। तो बस टूथपेस्ट को पीछे दबाने पर आगे से पेस्ट निकलता है, तो ये पास्कल नियम का सबसे कॉमन एग्जांपल है। देखो बच्चों, अभी हमने फ्लूइड स्टैटिक के सारे कंसेप्ट देख लिए, अब इसके हम क्वेश्चन करते हैं। तो फ्लूइड स्टैटिक्स में ज्यादातर यूट्यूब पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उसको देख लेना है। तो चलो
इस बार मान लेते हैं कि कोई ट्यूब है और उसको इंग्लिश के लेटर यू के टाइप से मोड़ रखा है, तो इस टाइप की ट्यूब को किताबी शब्दों में यू ट्यूब बोलते हैं ना। और चलो मान लेते हैं कि इसके दोनों सिरे खुले हुए हैं और इसमें पानी भर दिया है, तो कोई स्मार्ट पर्सन तो कॉमन सेंस हो सकता है कि शुरू में तो दोनों ओर पानी का लेवल समान होगा। तुम खुद बताओ कि इधर वाला जो पानी है वो भी वायुमंडल के संपर्क में है, तो यहाँ भी दाब पी नॉट, और इधर जो पानी है वो भी वायुमंडल के संपर्क में, यहाँ भी दाब पी नॉट। तो बताओ इधर उधर दाब समान है तो पानी का लेवल भी समान होगा। ध्यान रखना कि भले क्रॉस सेक्शन क्षेत्र अलग अलग हो, मतलब ये ट्यूब पतला और ये ट्यूब भले ही मोटा हो, लेकिन डायरेक्ट बोल सकते हैं कि दोनों तरफ पानी वायुमंडल के संपर्क में है। इधर उधर दाब समान होगा तो लेवल भी समान होगा। भले ट्यूब का क्रॉस सेक्शन क्षेत्र अलग अलग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शुरू में तो दोनों ओर पानी का लेवल समान रहेगा, है ना। लेकिन देखो अब हम ऐसा करते हैं ना, अब ऐसा करते हैं कि जो लेफ्ट सिरा है उसको तो खुला ही रहने देते हैं, लेकिन जो राइट सिरा है उसको पैक कर देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं, और पंप की मदद से पूरी हवा निकाल लेते हैं, मतलब इधर बिल्कुल निर्वात उत्पन्न कर देते हैं। तो बताओ अब दोनों ओर पानी के लेवल में अंतर आ जाएगा, है ना। कोई स्मार्ट पर्सन तो डायरेक्ट बोल सकता है कि अभी भी ये लेफ्ट वाला जो पानी हो तो वायुमंडल के संपर्क में होगा, तो यहाँ तो दाब पी नॉट ही होगा, लेकिन राइट वाला जो पानी हो निर्वात के संपर्क में है तो यहाँ दाब बिल्कुल जीरो, है ना। देख सकते हैं इधर पानी वायुमंडल के संपर्क में तो दाब पी नॉट, इधर जो पानी हो निर्वात के संपर्क में तो दाब बिल्कुल जीरो। तो तुम बताओ कि इधर दाब ज्यादा है ना। इधर दाब ज्यादा है तो दाब के कारण पानी का लेवल दब जाएगा, और इधर पानी का लेवल दब जाएगा तो ऑब्वियसली इधर पानी का लेवल ऊपर उठ जाएगा, मतलब अभी इन दोनों भुजाओं में पानी के लेवल में डिफरेंस होगा। तो बस ये पूछा है कि इधर बिल्कुल निर्वात उत्पन्न कर दे तो अब दोनों भुजाओं में पानी के लेवल में अंतर कितना होगा वो देखना है। चलो, है ना। चलो मान लेते हैं कि दोनों भुजाओं में पानी के लेवल में अंतर डेल्टा एच है, तो डेल्टा एच कितना होगा वो देखना है ना। तो तुम अच्छे ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छे याद रखना कि फ्लूइड स्टैटिक में कभी भी यूट्यूब पर बेस्ड क्वेश्चन आए तो उसको करने का बस एक ही सेट तरीका होता है कि सिंपली एक बिंदु से दाब निकालना स्टार्ट करते हैं और दूसरे बिंदु तक पहुंच जाते हैं। चलो आसानी के लिए इस ऊंचाई को एच नॉट बोल लेते हैं, तो ये ऊंचाई भी एच नॉट होगी। बस वही कंसेप्ट कि एक बिंदु से दाब निकालना स्टार्ट करते हैं और दूसरे बिंदु तक पहुंच जाते हैं। चलो आसानी के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना। तो तुम बताओ कि ये वाला जो पानी है, ये वाला जो पानी है वो वायुमंडल के संपर्क में है, तो इधर दाब पी नॉट। अब कोई स्मार्ट पर्सन है ना, कोई स्मार्ट पर्सन तो डायरेक्ट बोल सकता है कि यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्मली एक ही लिक्विड है, यहाँ से यहाँ तक सेम लिक्विड है, इससे हम बिंदास सेम क्षैतिज लेवल पर जंप कर सकते हैं। मतलब यहाँ दाब पी नॉट है तो उसी के क्षैतिज लेवल में इधर भी दाब बिंदास पी नॉट यू का डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को शक हो तो छोटे बच्चों टाइप से डिटेल में भी कर सकते हैं ना, कि चलो यहाँ दाब पी नॉट है तो इधर कितना होगा वो देखना है। बताओ अभी एच नॉट जितना नीचे जा रहे हैं, मतलब गहराई में जा रहे हैं, तो दाब रोजी एच नॉट जितना बढ़ेगा। तो बताओ यहाँ दाब पी नॉट है तो इधर कितना होगा, पी नॉट प्लस रोजी एच नॉट इतना होगा। तो बताओ यहाँ दाब इतना है तो उसी के क्षैतिज लेवल में इधर भी दाब उतना ही होगा, और यहाँ भी दाब पी नॉट प्लस रोजी एच नॉट ही होगा। अब यहाँ दाब इतना है तो इधर कितना होगा वो देखना है। तो बताओ अब एच नॉट जितना ऊपर जा रहे हैं तो दाब रोजी जो एच नॉट जितना घटेगा। मतलब बताओ यहाँ दाब पी नॉट प्लस रोजी एच नॉट था तो यहाँ भी पी नॉट प्लस रोजी एच नॉट तो होगा ही, लेकिन अब ऊपर जा रहे हैं तो दाब रोजी जितना घटेगा, मतलब माइनस रोजी एच नॉट। तो बताओ प्लस रोजी एच नॉट से माइनस रोजी एच नॉट कैंसल, तो इस बिंदु पर दाब कितना आ गया, सिंपली पी नॉट। तो बताओ तो बेवकूफी हो गई ना। तो तुम खुद बताओ कि तो बेवकूफी हो गई, फालतू का कचरा किया। देखो अब ऐसे कचरा है ना, ध्यान रखना, अब ऐसे कचरा करने का टाइम नहीं है। अब ऐसे दिमाग में चल जाना चाहिए ना, ऐसे दिमाग में चल जाना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्मली एक ही लिक्विड हो, तो जब एच नॉट नीचे आएंगे तो दाब में प्लस रो जी एच नॉट आएगा, और जब वापस एच नॉट ऊपर जाएंगे तो माइनस रो जी एच नॉट, प्लस रो जी एच नॉट से माइनस रो जी एच नॉट कैंसल में, तो दाब यहाँ बिंदास पी नॉट ही होगा, है ना। ध्यान रखना। तो ध्यान रखना आगे आगे बेवकूटाई से इतना कचरा फैलाने की जरूरत नहीं है ना। आगे इतना कचरा करने की जरूरत है। डायरेक्ट ध्यान रखना कि लकीली यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्मली एक ही लिक्विड है, और यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्मली एक ही लिक्विड हो तो हम बिंदास
सेम क्षैतिज लेवल पर जंप कर सकते हैं। मतलब यहाँ दाब पी नॉट है तो उसी के क्षैतिज लेवल में यहाँ भी दाब बिंदास पी नॉट ही होगा, लेकिन क्लियरली वार्न कर रहा हूँ, है ना? हाँ तुमको क्लियरली वार्न कर रहा हूँ कि सेम क्षैतिज लेवल पर हम तभी जंप कर सकते हैं जब यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्मली एक ही लिक्विड हो। अगर अलग अलग लिक्विड हो जैसे इतने भाग में पानी और इतने भाग में डीजल हो, अलग अलग लिक्विड हो, तो नीचे जाएंगे तो प्लस रो 1 GH नॉट आएगा और ऊपर जाएंगे तो माइनस रो 2 GH नॉट आएगा। तब ये कैंसिल नहीं होंगे, मतलब तब यहाँ दाब पी नॉट नहीं कुछ और होगा, है ना? लेकिन ध्यान रखना कि इस बार यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्मली एक ही लिक्विड है, तो हम बिंदास सेम क्षैतिज लेवल पर जंप कर सकते हैं। मतलब आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि यहाँ दाब पी नॉट है तो उसी के क्षैतिज लेवल में इधर भी दाब पी नॉट ही होगा, बस। अब यहाँ दाब पी नॉट है तो इधर कितना होगा वो देखना है। तो तुम, है ना, तुम बताओ कि अब डेल्टा एच जितना ऊपर जा रहे हैं तो दाब रो जी एच जितना घटेगा। तो बताओ, है ना, बताओ यहाँ दाब पी नॉट है तो इधर दाब कितना होगा, पी नॉट माइनस रो वाटर जी डेल्टा एच इतना होगा। और बताओ अब हम निर्वात के संपर्क में आ गए में तो यहाँ दाब 0 है तो डेट शुड बी इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेना, उधर ट्रांसफर करेंगे तो पी नॉट इक्वल टू रो जी डेल्टा एच, इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एच इक्वल टू कितना हो गया, पी नॉट बाय रो जी इतना हो गया। वैसे तो यहीं तक आंसर लिखना है, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा हो तो मान भी रख सकते हो। बताओ पी नॉट वायुमंडलीय दाब, तो नॉर्मल वायुमंडलीय दाब 10 की पावर 5 पास्कल होता है। रो पानी का घनत्व तो 10 की पावर 3 इंटू जी कितना है 10। इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एच कितना आएगा 10 मीटर। ये तुम इजीली कर सकते हो। अब बच्चों देखो, अभी तो इतना एना है ना, अभी तो इतना एनालिसिस करके बताया, लेकिन ध्यान रखना कि अब अगर क्वेश्चन आ गया तो, है ना, अगर क्वेश्चन आ गया बिल्कुल 1 मिनट में फटाफट हो जाना चाहिए ना, डायरेक्ट आना चाहिए कि पानी का एक भाग वायुमंडल के संपर्क में है तो इधर दाब पी नॉट। अब यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्मली एक ही लिक्विड है, इससे बिंदास सेम क्षैतिज लेवल पर जंप कर सकते हैं। मतलब यहाँ दाब पी नॉट है तो उसी के क्षैतिज लेवल में यहाँ भी दाब निश्चित पी नॉट होगा। यहाँ दाब पी नॉट है तो डेल्टा एच ऊपर कितना होगा, पी नॉट माइनस रो जी डेल्टा एच। और अब निर्वात के संपर्क में आ गया मतलब यहाँ दाब 0 होना चाहिए, तो डेट शुड बी इक्वल टू 0। तो इससे डेल्टा एच पी नॉट बाय रो जी इजीली आ गया। कई लोग इस क्वेश्चन में कंसेप्ट तो ही लगाते हैं, लेकिन दृष्टिकोण थोड़ा सा दूसरा रखते हैं, दूसरे दृष्टिकोण से करते हैं ना। तो उसके लिए, है ना, कई लोग क्या करते हैं कि सिंपली ये सेम क्षैतिज लेवल पकड़ते हैं, है ना, सिंपली ये सेम क्षैतिज लेवल पकड़ते हैं। और तुम बताओ कि चूंकि यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्मली एक ही लिक्विड है, इससे सेम क्षैतिज लेवल पर दाब समान होना चाहिए, तो यहाँ दाब इंडिपेंडेंटली निकालते हैं, यहाँ भी दाब इंडिपेंडेंटली निकालते हैं और दोनों जगह दाब बराबर कर देते हैं। पहले यहाँ देखते हैं, तो ये भाग तो वायुमंडल के संपर्क में है तो यहाँ तो दाब पी नॉट हो गया। वैसे इधर भी दाब इंडिपेंडेंटली निकालते हैं ना। तो चलो तुम बताओ कि ऊपर निर्वात है मतलब ऊपर दाब 0 है, इधर दाब 0 है तो डेल्टा एच गहराई पर यहाँ दाब कितना होगा, 0 प्लस रो जी डेल्टा एच। और बताओ चूंकि यहाँ से तक यूनिफॉर्मली सेम लिक्विड है, इससे सेम क्षैतिज लेवल पर दाब बराबर होना चाहिए। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एच इक्वल टू पी नॉट बाय रो जी इतना ही आएगा। तो इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि पहले तरीके से किया था और इस तरीके से किया था, दोनों की भावना समान है। लेकिन चमका करके बता रहा हूँ, याद रखना कि सेम क्षैतिज लेवल पर दाब समान तभी होता है जब यूनिफॉर्मली एक ही लिक्विड हो, सावधानी रखना। बच्चों कर तो लिया, लेकिन इसमें कई बार कुछ लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो देखो जैसे यूट्यूब है ना, सेम वही केस है ना। तो देखो इस बार हम ऐसा करते हैं कि पहली बार यूट्यूब में इधर कोई छोटा सा ओरिफिस या छिद्र बना देते हैं। तो हमको पूछता है कि अगर इधर इधर छिद्र बना दे तो पानी बाहर निकलेगा या फिर हवा अंदर प्रवेश करेगी। और कई बार इधर छिद्र बनाते हैं तो इधर छिद्र बनाए तो पानी बाहर निकलेगा या हवा अंदर प्रवेश करेगी, ये पूछता है। तो अच्छे ध्यान रखता तुम कि कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन हो कि पूछे कि पानी बाहर निकलेगा या हवा अंदर प्रवेश करेगी, ऐसा पूछे तो बस उसके लिए मैं ना, उसके लिए हम वही ज्योग्राफी का बेसिक कंसेप्ट लगाएंगे कि जो भी फ्लूइड होता है वो नेचुरली उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, ना, जो भी फ्लूइड होता है नेचुरली उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहने की प्रवृत्ति रखता है, वही कंसेप्ट लगाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने इधर कोई छिद्र बनाया है तो पानी बाहर निकलेगा या हवा अंदर प्रवेश करेगी वो देखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली छिद्र के जस्ट बाहर दाब कितना है वो देखेंगे।
छिद्र के जस्ट अंदर दाब कितना है वो देखेंगे और फिर फ्लूइड उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहेगा। चलो सबसे पहले इस छिद्र के अंदर दाब कितना होगा वो देखना है। तुम बताओ कि छिद्र के जस्ट अंदर तो पानी है, यहाँ दाब देखना है ना, तो तुम आराम से बताओ कि पानी का एक भाग वायुमंडल के संपर्क में तो दाब पी नॉट, बताओ इधर दाब पी नॉट है तो उसी के क्षैतिज लेवल में यहाँ भी दाब पी नॉट, यहाँ दाब पी नॉट है तो ये तो कुछ गहराई पर है ना, तो यहाँ दाब पी नॉट है तो ये बिंदु तो कुछ गहराई पर है, तो वहाँ दाब पी नॉट प्लस रोजी एच, जहाँ एच ये वाली गहराई होगी, है ना। तो तुम बताओ कि छिद्र के जस्ट अंदर जो वाटर है उसका तो दाब पी नॉट प्लस रोजी एच है, और छिद्र के जस्ट बाहर वायुमंडलीय हवा है जिसका दाब पी नॉट है, तो साफ साफ है ना, साफ साफ दिख रहा है कि छिद्र के जस्ट अंदर जो पानी है उसका दाब ज्यादा है, और छिद्र के जस्ट बाहर जो हवा है वायुमंडल है उसका दाब कम है। तो अंदर दाब ज्यादा और बाहर दाब कम है, तो इस बार फ्लूइड उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहेगा, मतलब अंदर से बाहर की ओर बहेगा। तो बताओ इस बार कौन सा फ्लूइड बहेगा, पानी बहेगा, और वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर मतलब अंदर से बाहर, मतलब इस बार पानी फुहारे के रूप में बाहर निकलेगा। चलो सेकंड केस लेते हैं। अब हमने इधर छिद्र बनाया है अब क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा, हवा अंदर प्रवेश करेगी, वो देखना है तो उसके लिए वही कि छिद्र के जस्ट अंदर पानी का दाब देखेंगे, छिद्र के जस्ट बाहर हवा का दाब देखेंगे, और फ्लूइड नेचुरली उच्च से निम्न दाब की ओर बहेगा। चलो तुम बताओ ना तुम बताओ कि छिद्र के जस्ट अंदर पानी है उसका दाब देखना है, तो हम देख चुके हैं कि यहाँ दाब पी नॉट है तो उसी के क्षैतिज लेवल में इधर भी दाब पी नॉट, यहाँ दाब पी नॉट है तो ये एच ऊपर तो दाब पी नॉट से कम होगा, पी नॉट माइनस रो जी एच होगा, है ना। मतलब छिद्र के जस्ट अंदर जो पानी है उसका दाब पी नॉट माइनस रो जी है, और छिद्र के जस्ट बाहर वायुमंडलीय हवा है जिसका दाब पी नॉट है। तो तुम बताओ कि छिद्र के जस्ट अंदर पानी का दाब पी नॉट माइनस रो जी मतलब कम है, और छिद्र के जस्ट बाहर वायुमंडल का दाब पी नॉट जो कि ज्यादा है। तो तुम बताओ इस बार छिद्र के जस्ट बाहर वायुमंडलीय हवा का दाब थोड़ा सा ज्यादा है, और छिद्र के अंदर जस्ट जो पानी है उसका दाब कम है, तो इस बार बाहर दाब का, है ना, इस बार बाहर दाब ज्यादा और अंदर दाब कम है, तो इस बार फ्लूइड उच्च दाब से निम्न दाब की ओर मतलब बाहर से अंदर की ओर बहेगा। और इस बार कौन सा फ्लूइड बहेगा, हवा बहेगी, और हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर मतलब बाहर से अंदर प्रवेश करेगी, तो इस बार पानी बाहर नहीं निकलेगा, उल्टी हवा अंदर प्रवेश करेगी। और आगे की कहानी क्या होगी वो समझ सकते हो कि हवा अंदर प्रवेश करेगी, उसके बाद हवा बुलबुले के रूप में होगी जो कि ऊपर उठने लगेगी, फिर जो हवा है वो निर्वात को भरने लगेगी, और ये निर्वात को तब तक भरेगी जब तक कि दोनों लेवल समान ना हो जाए। बाकी ऑब्जेक्टिव आंसर है कि नीचे छिद्र करें तो पानी बाहर निकलेगा, और ऊपर छिद्र करें तो हवा उल्टी अंदर प्रवेश करेगी। तो इस टाइप से यूट्यूब पर बेस्ड क्वेश्चन इजीली कर सकते हो।